मंत्रिमंडल से रिलेटेड है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल, हम पहले सम्राट के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री को जो समिति उसको सहयोग करती है, यानी कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल, हम उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के लिए मुनरो ने कहा है कि यह वो राजकीय परामर्शदाताओं की समिति है जो कि निम्न सदन में बहुमत में के ऊपर निर्भर करता है। देखा जाए ब्रिटेन के अगर इतिहास की हम बात करें, मंत्रिमंडल किसी कानून के द्वारा बनाया नहीं गया है। मंत्रिमंडल भी ब्रिटेन के संविधान की कई विशेषताओं की तरह इसका भी क्रमिक विकास हुआ है। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो सम्राट की सहायता, उसको सलाह देने के लिए, सूचना एकत्रित करने के लिए और सम्राट को समर्थन दिलवाने के लिए विट्नाजेमुट नाम की एक संस्था थी जो कि सम्राट की मदद करती थी। आगे जाके विट्नाजेमुट पहले तो मैग्नम कॉन्सिलियम में परिवर्तित हुई। मैग्नम काउंसिल के साथ साथ जब सम्राट को विशेष सहायता की, सलाह की आवश्यकता पड़ने लगी तो एक और संस्था उदय हुई जिसका नाम है क्यूरिया रेजिस। मैग्नम काउंसिल संसद का काम करने लगी और क्यूरिया रेजिस सम्राट को प्रशासनिक कार्यों में मदद करने लगी। क्यूरिया रेजिस से प्रीवी परिषद, जो आज भी अस्तित्व में है, तो प्रीवी परिषद का उदय हुआ। प्रीवी परिषद में भी सम्राट के कुछ विशेष लोग हुआ करते थे जिनसे सम्राट अपने आंतरिक कैबिनेट के रूप में उनसे सलाह मशवरा करता था। और चार्ल्स द्वितीय के समय 1660 यानी कि 17th सेंचुरी में अगर अपन देखें, चार्ल्स द्वितीय के समय उनके 5 विशेष सलाहकार मंत्री थे और उनके नाम का पहला अक्षर, जैसे सी फॉर चार्ल्स, एशे, बकिंगम, ऐसे जो भी उनके 5 व्यक्ति थे, तो उनके नाम के पहले अक्षर से शब्द बना कबाल, C.A.B.A.L, यानी कि 5 मंत्रियों के नाम के पहले अक्षर से कबाल उदय हुआ। और ये कबाल आज की तारीख में कैबिनेट के रूप में कार्य करती है, जब प्रधानमंत्री के विशेष जो सलाहकार लोग हैं, जिसपे जो आंतरिक रूप से सरकार के निर्णय लेते हैं, जो इनके ऊपर प्रमुख जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, तो ये कैबिनेट आज की तारीख में आंतरिक मंत्रिमंडल का कार्य कर रहा है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का उदय। अगला टॉपिक हम लेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, 2 शब्द हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है शायद ये दोनों पर्यायवाची हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इसमें अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें दोनों का अंतर ले रहे हैं। अगर अपन देखें, मंत्रिमंडल छोटे आकार का होता है। वर्तमान में अगर सरकारों में देखें तो 15 से 20, और बहुत ही आंतरिक होता है तो 5 या 6 ऐसे खास विश्वास पात्र जो लोग होते हैं। तो मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है, जबकि मंत्रिपरिषद बड़े आकार का होता है। इसमें सभी प्रकार के जितने भी मंत्री होते हैं, जैसे आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सभी मंत्रिपरिषद में आते हैं। तो पहला अंतर दोनों के आकार का है, मंत्रिमंडल छोटा होता है और मंत्रिपरिषद बड़ा होता है। फिर दूसरा अंतर दोनों के अगर अपन देखें तो स्थिति में है, जहां मंत्रिमंडल की बात करते हैं कि अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं, और मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के आ सकते हैं। तो मंत्रिमंडल में होना यानी कि एक विशेष व्यक्ति, विशेष जिम्मेदारी की बात होती है। मंत्रिपरिषद में लंबे इसमें विभिन्न इस कार्य को बांटा गया है। जैसा कि इनकी स्थिति में है वही अंतर इनके वेतन में भी है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों को वेतन अधिक मिलता है और मंत्रिपरिषद में उनसे थोड़ा सा कम। तो ये था इन दोनों का अंतर। अब हम ले रहे हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताएं। छात्रों, पहले भी अपन क्लासेस में बात कर चुके हैं कि ब्रिटेन में संसदात्मक प्रणाली है, और चूंकि वहां संसदात्मक प्रणाली है, इसलिए विशेष रूप से अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल की जो सिमिलैरिटी है विशेषताओं की, वो कुछ कुछ संसदात्मक प्रणाली से मिलती जुलती है। पहली विशेषता की हम बात कर रहे हैं तो सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता, यानी कि सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका है और सम्राट के नाम से समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। लेकिन
मंत्रिमंडल की जब बैठक भी होती है, औपचारिक जब भी बैठक होती है, सम्राट उस बैठक में शामिल नहीं होता। प्रधानमंत्री उन बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरी विशेषता कहें तो चूंकि ये संसदात्मक प्रणाली है, यहाँ पर मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में कार्य करता है, यानी कि यहाँ पर सामूहिक जिम्मेदारी भी है और ये सामूहिक रूप से काम करती है। कहा भी जाता है दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, साथ ही तैरते हैं और साथ ही डूबते हैं। मंत्रियों की जो भी जिम्मेदारी है, विभाग अगर किसी का भी है, लेकिन संयुक्त जिम्मेदारी समूचे मंत्रिमंडल की मानी जाती है। तीसरी विशेषता है मंत्रिमंडल की बैठक की गोपनीयता, यानी कि मंत्रिमंडल जब भी बैठक करता है या मंत्री परिषद की जब भी बैठक होती है, आपस में सबके बीच में विचार विमर्श होता है और कई बार मतभेद की स्थिति भी बनती है, लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो ये अपने जो भी डिस्कशंस हैं उसको गोपनीय भी रख सकते हैं और सार्वजनिक मंच से वही बात कहेंगे जो कि अंदर मीटिंग में तय की गई है। तो एक तरीके से यहाँ पर भी कोई बंधन नहीं है मंत्रियों को बाहर आकर अपने मंत्रिमंडल की बैठक की चर्चा करने का। फिर है ब्रिटेन की विशेषताओं में एक और विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, और ब्रिटेन से ही बाकी दुनिया की जो भी संसदात्मक प्रणाली के देश हैं उन्होंने भी इस विशेषता को लिया है कि जैसा हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री ही समूचे निर्णय करता है और मंत्रिमंडल का फर्स्ट अमंग इक्वल्स समकक्ष में प्रथम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है और उसकी लीडरशिप में मंत्रिमंडल तमाम कार्यों को संपन्न करता है। अगली विशेषता है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के पास निम्न सदन को भंग करने की शक्ति है। हमने सम्राट में बात करी थी कि सम्राट के पास सैद्धांतिक रूप से ये शक्ति है कि वो निम्न सदन को भंग कर सकता है, लेकिन वास्तव में वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही निम्न सदन को भंग करता है। फिर लास्ट हम ले रहे हैं इसमें मंत्रिमंडल की त्रिस्तरीय उत्तरदायित्व, यानी कि मंत्रिमंडल 3 तरह से उत्तरदायी है। पहला वैधानिक उत्तरदायित्व, यानी कि मंत्रिमंडल विधान यानी कि सम्राट के प्रति वो उत्तरदायी है। दूसरा है मंत्रिमंडल अंतर मंत्रिमंडलीय या अंतर आपस में परस्पर उनका उत्तरदायित्व, तो सभी मंत्री चूंकि ये टीम की तरह कार्य करते हैं इसलिए ये एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी हैं। तीसरा जो उत्तरदायित्व है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और वास्तविक यही माना जाता है वो है राजनीतिक उत्तरदायित्व, यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी, कि संसद में मंत्रियों को प्रश्न पूछा जा सकता है, उनकी निंदा की जा सकती है, और तो और संसद यानी कि निम्न सदन में यदि उनका बहुमत समाप्त हो जाए, उनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो उस रूप में देखें तो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल वास्तविक रूप से अपनी संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो ये हो गया बच्चों मंत्रिमंडल की विशेषताएं। अब हम ले रहे हैं मंत्रिमंडल की शक्तियां। अगर आप देखो पहले भी हम ले चुके हैं सम्राट की शक्तियां, यानी कि सैद्धांतिक रूप से जो सारी शक्तियां सम्राट की थी, व्यवहार में वे सारी शक्तियां मंत्रिमंडल की हैं। फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली शक्ति है विधायी शक्ति, यानी कि कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। इसमें अगर अपन देखें तो संसद के सत्र को कब बुलाना है, कब उसका सत्रावसान करना है, कब उसको स्थगित करना है या उसको आमंत्रित करना है। थोड़ा सा मैंने उल्टे क्रम में बोल दिया है, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं कि संसद के सत्र को आमंत्रित करना, स्थगित करना या उसका सत्रावसान करना, ये मंत्रिमंडल तय करती है और सम्राट के बिहाफ पे वो निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है। दूसरा है कानून निर्माण। चूंकि मंत्रिमंडल ही संसद में मौजूद भी होते हैं और उन्हीं की पार्टी के पास बहुमत भी होता है, तो ब्रिटेन में समूचा जो कानून निर्माण है वो मंत्रिमंडल के इशारे पे होता है और मंत्रिमंडल स्वयं कई कानूनों का जो इम्पोर्टेंट है या जो महत्वपूर्ण विधेयक है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही उसमें किसी मंत्री द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता है और उसको पारित कराना भी सरकार या मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है। फिर अगली शक्ति में हम ले रहे हैं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका में भी हम देख चुके हैं कि चाहे सम्राट की बात करें तो जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इम्पोर्टेंट जो भी नियुक्तियां हैं, कर्ता सम्राट है, लेकिन निर्णय कौन लेता है तो मंत्रिमंडल लेता है।
न्यायाधीश इसमें हो सकते हैं, राजदूत हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल ही समूचा प्रशासन चला रहा है, हर विभाग की जिम्मेदारी मंत्रियों की ही है। तो उस रूप में कार्यपालिका शक्ति में समूचा प्रशासन मंत्रिमंडल के द्वारा चलाया जाता है। तीसरी शक्ति है मंत्रिमंडल की वित्तीय शक्तियां। तो ये भी हम बात कर चुके हैं कि बजट बनाना अगेन वित्त मंत्री का काम है। बजट को संसद में पारित कराना तो सरकार की जिम्मेदारी है, और यदि बजट पारित कराने से सरकार विफल हो जाए तो उसको त्याग पत्र तक देना पड़ जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वित्तीय शक्तियां भी मंत्रिमंडल के पास है। और लास्ट में न्यायिक शक्ति। जब पहले लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय थी, लेकिन वर्तमान में वहां पर अपनी एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट वहां पर भी हो चुकी है ब्रिटेन में। और आज की तारीख में न्यायालय का कार्य सुप्रीम कोर्ट करती है। लेकिन पूर्व में अगर अपन देखें तो लॉर्ड चांसलर जो कि मंत्री था, वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर रहा था। इसके अलावा अगर अपन देखें तो न्यायिक शक्ति में सम्राट के पास है क्षमादान की शक्ति, लेकिन क्षमादान करने की जो परामर्श है वो गृह मंत्री ही सम्राट को देता है। तो उस रूप में देखें तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल अपनी क्षमा की शक्तियों का भी प्रयोग कर रहा है। तो ये होगी मंत्रिमंडल की शक्तियां। अब हम ले रहे हैं ब्रिटेन में विभिन्न प्रकार के मंत्रिमंडल। तो पहला, जैसे हम कहते हैं कि संयुक्त मंत्रिमंडल की बात की जाती है, जिसको हम जॉइंट या कोएलिशन गवर्नमेंट भी कई बार कहते हैं। तो ये कौन सा मंत्रिमंडल होता है कि जब विभिन्न दल के व्यक्ति मिलकर सरकार चलाएं तो उसको हम कहते हैं संयुक्त मंत्रिमंडल। ब्रिटेन में एक और खास जो मंत्रिमंडल है वो है वहां का युद्ध मंत्रिमंडल, यानी कि एक ऐसा मंत्रिमंडल जिसका कार्य ही युद्ध के संचालन करना है, और ये केवल युद्ध की परिस्थिति में इसका निर्माण किया जाता है। युद्ध समाप्त होते ही यह मंत्रिमंडल भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो वहां पर छाया मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। छाया मंत्रिमंडल कौन सा है? शैडो कैबिनेट जिसको हम कहते हैं, कि विपक्षी नेता ही इसका प्रमुख लीडर माना जाता है। और ये एक तरीके से काल्पनिक मंत्रिमंडल है, लेकिन चूंकि विपक्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रिटेन में, संसद में वो मुद्दों को उठा सकता है, सरकार के ऊपर दबाव बना सकता है, तो उसको भी एक तरीके से मंत्रियों का दर्जा दिया गया है, और इसलिए वहां पर शैडो कैबिनेट है। और चौथा है आंतरिक कैबिनेट, कि जैसे मैंने कहा कि मंत्रिमंडल 15 से 20 जनों का है, लेकिन मंत्रिमंडल में भी 5 या 6 ऐसे खास बहुत ही अति महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं जो कि सरकार संबंधी निर्णयों को मिलजुल कर करते हैं। इनकी नियमित बैठकें होती रहती हैं। तो ये हो गया मंत्रिमंडल के विभिन्न रूप। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो लास्ट कंक्लूड करने से पहले, कई बार ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के लिए ये आलोचना होती है, ये सवाल किया जाता है कि क्या ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह हो सकता है। तो अगर हम एक विद्यार्थी के रूप में जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो विभिन्न पहलुओं को देखते हुए कि क्या ये तानाशाह हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो पहले तो हम ये सोचें कि तानाशाह कैसे बन सकता है, किस वजह से ये उसके ऊपर उसकी आलोचना या ये प्रश्न ब्रिटेन के मंत्रिमंडल पे खड़ा किया जा रहा है। तो उसमें सवाल ये है कि चूंकि ब्रिटेन में न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है, और संसद जो भी कानून बना दे न्यायपालिका उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती। तो चूंकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, और संसद में किसकी चलती है? जिस दल के पास बहुमत है, और वो कौन है? मंत्रिमंडल की सरकार। यानी कि मंत्रिमंडल अपने बहुमत के दम पर जैसा निर्णय ले ले, जैसा कानून बना दे, कोई और संस्था ब्रिटेन में है ही नहीं जो उसके कार्यों को गलत कर सके या अवैध करार कर सके। तो उस रूप में कहा जाता है कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल एक तानाशाह बन सकता है। लेकिन विद्यार्थियों, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल वास्तविक जब हम उसका आकलन करते हैं तो तानाशाह नहीं बन सकता। किन कारणों से? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाती हैं। तो सबसे बड़ा प्रतिबंध तो क्या है? विपक्ष। संसद में जो विपक्षी दल हैं वो सरकार की निंदा करके या सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच में ले जाकर, तो विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमेशा एक कांस्टेंट जो है वो प्रतिबंध लगाए रखता है। इसलिए
विपक्षी दल सरकार या मंत्रिमंडल को कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करने दे सकती। दूसरा नियंत्रण, संसद का नियंत्रण, कि जैसे हम कह रहे हैं कि भाई संसद में भले ही उसके पास बहुमत है, लेकिन उसके अपने सत्ताधारी दल के उसके साथी विपक्ष ये सभी उसकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं। तो कहीं संसद में अपनी छवि प्रभावित ना हो जाए या गलत लोगों के बीच में मैसेज न चला जाए, इसलिए हमेशा मंत्रिमंडल संसद की भावनाओं की कद्र करती है, उसका सम्मान करती है और संसद के अनुसार अपनी जो भी उसके प्रस्ताव हैं या विधेयक है उसमें संशोधन करती है, कई बार उसको वापस भी ले लेती है। फिर एक और जो हम इम्पोर्टेंट है, चूंकि लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल जानता है 5 वर्ष बाद पुनः निर्वाचन के लिए जनता के बीच में जाना है। तो जनमत एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है, जनता कहीं उनसे नाराज न हो जाए। तो कहीं भी चाहे मंत्रिमंडल, भले ही ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, भले ही ब्रिटेन की संसद में उनके पास बहुमत होता है, लेकिन चूंकि उनको मालूम है कि नियमित चुनाव होंगे और ब्रिटिश जो जनता है वो परंपरा पसंद लोग हैं, इसलिए वो जनता के भय से भी कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि वो जनता को लगे कि मंत्रिमंडल तानाशाह हो रहा है। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रिटेन का सम्राट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है और ब्रिटेन का सम्राट अपने तीनों जो अधिकार जो हमने सम्राट में की शक्तियों में पढ़े थे कि सम्राट उनको चेतावनी भी दे सकता है, सम्राट उनको परामर्श भी दे सकता है और सम्राट उनका प्रोत्साहन भी करता है। तो सम्राट के रूप में